इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको मुख्य परीक्षा के बारे में बताया था। मुख्य परीक्षा को जो न्यायालय है, न्यायालय मुख्य परीक्षा को चीफ न्यायालय में बोला जाता है, चीफ। इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, समझा दिया है। तो मुख्य परीक्षा के बाद जो अगली परीक्षा होती है प्रति परीक्षा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि न्यायालय में जो साक्षी आता है उसे उसकी परीक्षा होती है, जो 3 प्रकार की होती है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या होती है? जिस पक्षकार ने साक्ष्य देने के लिए किसी को बुलाया है, उसी पक्षकार द्वारा जब साक्षी की परीक्षा की जाती है न्यायालय में, उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। प्रति परीक्षा क्या होती है? प्रतिपक्षी जब परीक्षा करता है, इसको कहते हैं प्रति परीक्षा। इसको क्रॉस भी कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब के कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, तो एक शब्द बड़ा प्रचलन में रहता है जिसका नाम है जिरह। ये जिरह जो होता है वो ये प्रति परीक्षा को ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रति परीक्षा क्या होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा प्रति परीक्षा कहलाती है। जैसे ए और बी के बीच चल रहे मुकदमे में ए की ओर से सी और डी साक्षी के रूप में बुलाए गए हैं और सी और डी की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, तो बी या उसके प्लीडर सी और डी की जो परीक्षा करेंगे वह क्या होगी? प्रति परीक्षा होगी। क्या मतलब है? एक मुकदमा चल रहा है ए और बी के बीच में। ए ने साक्ष्य देने के लिए बुलाया है सी और डी को। किसने बुलाया है? ए ने। अगर ए ने इन दोनों की मुख्य परीक्षा कर ली है, तो अब बी और उसके वकील के द्वारा जो सी और डी की परीक्षा की जाएगी उसी को क्या कहेंगे? प्रति परीक्षा कहेंगे। मुख्य परीक्षा का क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। जो मुख्य परीक्षा होता है उसका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। वहाँ केवल सुसंगत प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। तो सुसंगत प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में राय नहीं दिया जा सकता है। मुख्य परीक्षा में विश्वसनीयता परखने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन प्रति परीक्षा में प्रति परीक्षा की कोई सीमा नहीं होती। ये बड़ा असीमित प्रकार का परीक्षा है। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। सुसंगत विसंगत कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्वसनीयता परखने वाले, विश्वसनीयता तोड़ने वाले कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह परीक्षा बहुत विस्तृत होती है। आइए अब आगे देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्यतः प्रति परीक्षा विरोधी पक्षकार द्वारा किया जाता है, किंतु यदि साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है तो उसकी प्रति परीक्षा वह पक्षकार भी कर सकता है जिसने उसे बुलाया है। ठीक है। तो प्रति परीक्षा हमेशा प्रतिपक्षी करता है, लेकिन जब साक्षी धोखेबाज निकल गया, पक्षद्रोही निकल गया, तो जो व्यक्ति ने उसे बुलाया है वह भी उसका जिरह कर सकता है, वह भी उसकी प्रति परीक्षा कर सकता है। आइए इस पर एक केस है इस विषय पर, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? सतवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी साक्षी को सीधे प्रति परीक्षा के हवाले नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी मुख्य परीक्षा न हो गई हो। ध्यान दीजिए, एक क्रम न्यायालय में परीक्षा का होता है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, तब पुनः परीक्षा। ये क्रम बना रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की सीधे प्रति परीक्षा नहीं हो सकती, पुनः परीक्षा नहीं हो सकती। पहले उसकी मुख्य परीक्षा होगी, तभी उसका प्रति परीक्षा होगा। ये बात सतवंत सिंह के मामले में कह दिया गया है। अब ये प्रति परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्रति परीक्षा का जो उद्देश्य होता है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है विष छीनी माँ, माने विष छीन लिया। क्या उद्देश्य है? प्रति परीक्षा का उद्देश्य है साक्षी की विश्वसनीयता की परख करना, उसके सत्यवादिता का पता लगाना, उसके धोखा अगर वो दे रहा है उसके छिपाए गए तथ्यों को उजागर करना। तो आइए देखते हैं क्या उद्देश्य है। इसको ट्रिक से भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ करके बताता भी हूँ। देखिए, एक मिनट दोस्तों, कभी कभी
तकनीकी बाध्यता आ जाती है। देखिए, किसी साक्षी द्वारा किए गए कथन की सत्यता की जांच करना, यह उद्देश्य होता है प्रतिपरीक्षा का। इस बात का जांच करना कि साक्षी किस सीमा तक विश्वसनीय है, यह भी उद्देश्य होता है प्रतिपरीक्षा का। साक्षी पक्षपातपूर्ण है या निष्पक्ष है, इस बात का पता लगाना भी जीरह का मकसद होता है। इसके अलावा जीरह का क्या मकसद होता है, प्रतिपरीक्षा क्या मकसद होता है? विरोधी पक्षकार के मामले को कमज़ोर बनाना या उसके मामले को समाप्त करना, यह भी एक उद्देश्य होता है। साथ ही साथ छिपाए गए तथ्यों को उजागर करना, यह जीरह या प्रतिपरीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन का एक उद्देश्य होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत बृहद उद्देश्य है। अच्छा, प्रतिपरीक्षा के क्षेत्र के बारे में ये देख लेते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, जुरिडिक्शन क्या है। देखिए, प्रतिपरीक्षा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसका कारण यह है कि प्रतिपरीक्षा न्यायालय के समक्ष सत्य के प्रकटीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। सशक्त एवं प्रभावी प्रतिपरीक्षा के अभाव में सत्य का निर्धारण कठिन होता है। पूरी वकालत जो कचहरी में या हाई कोर्ट में लोग होते हैं, जिनको जीरह करने नहीं आता, जिनको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आता कोर्ट में, वह कोर्ट में कभी बड़े वकील बन ही नहीं सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में सुसंगत तथ्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाना चाहिए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिपरीक्षा उन्हीं तथ्यों तक सीमित रहे जिन तथ्यों के बारे में साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है। यानी यह असीमित है, मुख्य परीक्षा से ज़्यादा विस्तृत है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 138 कहता है कि कोई भी सुसंगत तथ्य जो आवश्यक नहीं है वह मुख्य परीक्षा में भले ही ना आई हो, प्रतिपरीक्षा में पूछा जा सकता है। सील का साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में पूछा जा सकता है, धारा 140 कहता है। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, धारा 143 कहता है। खंडन करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, धारा 145 कहता है। सत्यवादिता पर रखने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, धारा 146 कहता है। तो ये सारे प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तरीके से प्रतिपरीक्षा असीमित प्रकार का हो जाता है। तो ये धारा 145, 46, 47 जो प्रतिपरीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में विशेष प्रावधान है। आप इसको पॉज करके पढ़ और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिपरीक्षा के बारे में आपने देखा। हाँ, प्रतिपरीक्षा की सीमाओं के बारे में आप देखते हैं। प्रतिपरीक्षा की सीमा की कोई सीमा नहीं है, बस ध्यान देना है कि बिना युक्त आधार के प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसके अलावा असंगत प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि न्यायालय साक्षी को जो अगर वो फालतू प्रश्न बार बार पूछ रहा है तो चेतावनी दे सकता है। न्यायालय साक्षी को यह कह सकता है कि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो प्रतिपरीक्षा का जहाँ तक सीमाओं का सवाल है तो ये कुछ सीमाएं हैं। एक सीमा ये भी है कि जो प्रतिपरीक्षा होती है तभी होगी जब मुख्य परीक्षा हो गई हो। तो ये प्रतिपरीक्षा की सीमाएं हैं। क्या अपने ही गवाह की प्रतिपरीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे कोई पक्षकार पक्षद्रोही हो जाता है तो उसका पक्षकार भी कर सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई पक्षकार पक्षद्रोही हो जाए तो प्रतिपक्षी भी जो है वो प्रतिपरीक्षा अपने ही साक्षी की कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था प्रतिपरीक्षा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कर दिया करिए, कोई कमी है तो हम बताएंगे ना, उसके बारे में सुधार करेंगे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है।